वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आप CIV HRM के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। जुलाई 2024 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनका डिटेल एनालिसिस और सभी ऑप्शन का क्लियर एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं मैं। सिर्फ सही जवाब नहीं, गलत जवाब क्यों गलत है यह भी समझाऊंगा, ताकि आप हर क्वेश्चन को के लॉजिक को समझकर कॉन्फिडेंट हो जाएं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर मिनट में कुछ वैल्यूएबल इंसाइट मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्रूशियल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, HRM बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्टिव पेपर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सिंपल भाषा में हम समझेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विच टाइप ऑफ HR एनालिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन डिटरमाइनिंग व्हाट शुड हैपन फॉर अ बिजनेस। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। यानी दोस्तों सवाल ये है कि HR एनालिटिक्स के अंदर अलग अलग टाइप होते हैं, राइट, जिसमें हर एक का अपना रोल है। यहाँ सवाल है कि कौन सा एनालिटिक्स फोकस करता है इस बात पे कि बिजनेस को आगे क्या करना चाहिए। वही कर रहा है ना, फोकस ऑन डिटरमाइनिंग व्हाट शुड हैपन फॉर द बिजनेस। कौन सा एनालिटिक्स बात करता है? ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। देखिए, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ये एनालिटिक्स बस यह बताता है कि पहले क्या हो चुका है, व्हाट हैज़ हैपेंड अर्लियर। जैसे कि हम रिपोर्ट बनाते हैं और पिछले डेटा को देखकर एनालिसिस करते हैं, बस वही। लेकिन इसमें आगे क्या करना चाहिए यह बताने की बात नहीं होती है, तो यह तो आंसर नहीं होगा। फिर बी कर रहा है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। देखिए, प्रेडिक्टिव एनालिसिस फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, मतलब यह बताता है कि डेटा के बेसिस पर कि आगे क्या हो सकता है। जैसे वेदर फॉरकास्ट की तरह हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड कैसा चलेगा। फिर तीसरा आता है हमारा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। यह एनालिटिक्स डायरेक्टली रिकमेंडेशन देता है। क्या देता है दोस्तों? रिकमेंडेशन देता है, मतलब यह बताता है कि आगे आपको क्या करना चाहिए। जैसे अगर आपको सेल्स बढ़ाने हैं तो यह सजेस्ट करेगा कि कौन सा स्टेप लेना चाहिए। तो बिजनेस को हेल्प करता है आगे का प्लान बनाने में। और चौथा आता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। इस बात का एनालिसिस करता है कि कोई प्रॉब्लम क्या हुई, कि कोई प्रॉब्लम हुई है, क्यों हुई है, यदि कोई प्रॉब्लम हुई है तो क्यों हुई है। मतलब ये रूट कॉज एनालिसिस जैसा होता है। यह बताता है कि पास्ट में क्या गलती हुई है। तो आपने चारों एनालिटिक्स को समझ लिया। देखिए, यही होता है, इस तरह से हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है कि मान लीजिए कि अगली बार सवाल में डिस्क्रिप्टिव से पूछ दिया तो आप उसका जवाब दे पाएँ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, क्योंकि यह आपको एग्जैक्टली बताता है कि आगे क्या स्टेप लेने चाहिए ताकि आप बिजनेस के आउटकम को अच्छे से, आपका बिजनेस का आउटकम अच्छा हो सके। मैं एग्जांपल लेके चारों एनालिटिक्स को आपको समझाता हूँ। हमारा मेन फोकस है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में। चलिए देखिए, ऐसा सोचिए कि आपकी कंपनी के पास पहले का डेटा है सेल्स का, राइट, और आपको लगता है कि कुछ करना चाहिए ताकि सेल्स और बढ़ सके। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आपको बस यह बताएगा कि पहले सेल्स कैसी थी। जो आपका प्रेडिक्टिव एनालिसिस होता है वो बताएगा कि फ्यूचर में सेल्स का ट्रेंड कैसा हो सकता है। और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आपको एग्जैक्ट रिकमेंडेशन देगा कि आपको यह स्टेप लेना चाहिए, मार्केटिंग पे फोकस कीजिए या कस्टमर इंगेजमेंट बढ़ाइए ताकि रिजल्ट इंप्रूव हो सके, राइट। तो ये बातें समझ में आई आपको? एग्जांपल लेके मैंने समझाया। तो एक बार हम लोग क्विकली फैक्ट को समराइज कर लें। मैंने क्या बोला कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बस पास्ट डेटा को डिस्क्राइब करता है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस फ्यूचर ट्रेंड प्रेडिक्ट करेगा, ये आपको बताएगा कि फ्यूचर ट्रेंड ऐसा होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है रिकमेंड करता है कि आगे क्या करना चाहिए, राइट, आगे आपको क्या करना चाहिए। और डायग्नोस्टिक एनालिसिस प्रॉब्लम का रूट कॉज बताता है, रूट कॉज एनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अकॉर्डिंग टू द आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, हाउ मेनी एम्प्लॉयज शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव टू रिक्वायर टू फॉर्म एन ICC। इस सवाल में हमसे यह पूछा जा रहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के तहत एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, राइट। तो चलिए हम एक एक ऑप्शन को समझते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 5 से ज़्यादा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 5 लोग हैं तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन बी है कि 10 से ज़्यादा। इस एक्ट के मुताबिक अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो उन्हें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जिसको हम लोग ICC बोलते हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना ज़रूरत होता है। यह कमेटी वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट केस को एड्रेस करती है और ये इंश्योर करती है कि वर्क इन्वायरमेंट सेफ रहे, स्पेशली फॉर वुमेन। फिर कह रहा है 15 और मोर। तो देखिए 15 एम्प्लॉय होने पर ICC बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, यह रिक्वायरमेंट 10 एम्प्लॉय से शुरू होता है और 20 पे तो बनाना ही बनाना है। तो देखिए 10 याद रखिएगा, तो सही जवाब है इसका 10 और मोर।
राइट। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसमें 8 एम्प्लॉय हैं, राइट। तो उस कंपनी में आईसीसी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही एम्प्लॉय का नंबर 10 या उससे ज़्यादा होता है तो कंपनी को मैंडेटरी तौर पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ती है, ताकि वर्क प्लेस पर किसी भी तरह का हैरासमेंट इशू हैंडल किया जा सके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समरी समझ में आ गया, बेसिक पॉइंट समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेजिस्लेशन अंडर वर्किंग कंडीशन इन इंडिया। ठीक है, तो इस सवाल में हमें यह पता लगाना है कि कौन सा एक्ट वर्किंग कंडीशन को डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करता। चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला कह रहा है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो बताइए क्या लगता है आपको। देखिए यह एक्ट फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर की सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर को रेगुलेट करता है, राइट। सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर को रेगुलेट करता है, इसलिए यह वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है। यहाँ पे नॉट कहा गया है। माइंस एक्ट 1952, यह माइंस में काम कर रहे वर्कर के लिए है, यह उनके सेफ्टी या उनके हेल्थ कंडीशन को रेगुलेट करता है, तो यह भी वर्किंग कंडीशन का हिस्सा है। अप्रेंटिस एक्ट 1961, यह एक्ट काम की कंडीशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। यह एक्ट में अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम को रेगुलेट करता है, जिसमें लोग काम सीखते हैं, लेकिन यह वर्किंग कंडीशन के लॉ का पार्ट नहीं है। और लास्ट का रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, यह एक्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के काम की कंडीशन को रेगुलेट करता है और उनके वेलफेयर के लिए बनाया गया है, तो यह भी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्योंकि यह वर्किंग कंडीशन के लॉ का पार्ट नहीं है। सोचिए कि एक कंपनी है जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनके लिए अप्रेंटिस रखे गए हैं। यह अप्रेंटिस काम सीखने आए हैं और उनके ट्रेनिंग को अप्रेंटिस एक्ट 1961 रेगुलेट करता है। लेकिन अगर हम बात करें फैक्ट्रीज वर्कर के काम की सेफ्टी और कंडीशन की, तो उनके लिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अप्लाई होता है, अप्रेंटिस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो एक बार हम की पॉइंट को समराइज कर लेते हैं। हमने देखा कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में वर्कर की सेफ्टी और हेल्थ को रेगुलेट करता है। माइंस एक्ट यानी माइंस में काम करने वाले वर्कर के लिए है। अप्रेंटिस एक्ट अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए है, काम की कंडीशन को रेगुलेट नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करता है। चलिए दोस्तों, आपको यदि एचआरएम से रिलेटेड किसी भी प्रकार के स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो पीडीएफ हो, वीडियोज हो, मॉक टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हो, कैप्सूल कंटेंट हो, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास सभी कंटेंट अवेलेबल हैं। सिंपल भाषा में चीज़ों को समझाया गया है। कंसेप्ट आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के रिवीजन पर्पज़ के लिए, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, हर एक वो चीज़ मिलेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि यहाँ पे ये सवाल है कि स्ट्राइक पे जाने से पहले एम्प्लॉय को कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। 7 डेज। तो 7 डेज़ का नोटिस देना स्ट्राइक के लिए इनफ नहीं होता, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग मिनिमम नोटिस पीरियड इससे ज़्यादा है। तो ये तो नहीं होगा। 10 दिन। 10 दिन का नोटिस भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के रूल के हिसाब से वैलिड नहीं है, इससे ज़्यादा दिन चाहिए होता है। 14 दिन। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के मुताबिक एम्प्लॉय को स्ट्राइक पे जाना है तो उन्हें मिनिमम 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है। यह नोटिस का पर्पज़ होता है कि दोनों साइड यानी कि कौन कौन दोनों साइड, एक तो साइड है हमारा एम्प्लॉय वाला, राइट, वन साइड है हमारा एम्प्लॉय और दूसरा साइड है हमारा मैनेजमेंट, ठीक है। तो दोनों साइड के बीच नेगोशिएशन का चांस हो जाए और स्ट्राइक को अवॉइड किया जा सके। 21 दिन का नोटिस भी गलत है। तो मान लीजिए कि एक फैक्ट्री के वर्कर को लगता है कि उनके वर्किंग कंडीशन सही नहीं है और वो स्ट्राइक पे जाना चाहते हैं, तो वो 14 दिन का एडवांस नोटिस मैनेजमेंट को देते हैं। तो मैनेजमेंट के पास टाइम होता है कि वो वर्कर के साथ बैठकर उनके इशू को डिस्कस करें और स्ट्राइक को अवॉइड कर सकें। इसलिए लॉ कहता है कि 14 दिन का नोटिस देना ज़रूरी है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि कैरोल का जो CSR पिरामिड है इससे रिलेटेड ये सवाल है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग लेवल में डिवाइड करता है। यहाँ हमें यह देखना है कि कौन सा लेवल कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करने और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने पे फोकस करता है। तो बहुत सारे लेवल्स हैं, आपको बताना है कि कौन सा लेवल कम्युनिटी पे कंट्रीब्यूट करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने पे फोकस करता है। पहला ऑप्शन का रहा है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी का ना बेस माना जाता है, जिसमें कंपनीज का प्राइमरी गोल क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। यह इसमें क्या होता है, मेन गोल प्रॉफिट कमाना, यानी बिजनेस का पर्पस इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना, इसलिए नाम रखा गया इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यह कम्युनिटी को डायरेक्टली इंप्रूव करने का फोकस नहीं रखता, तो ये तो आंसर नहीं होगा। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें कंपनीज को अपना
बिजनेस लॉ के हिसाब से चलाना होता है। यह इंश्योर करता है कि बिजनेस काम करते वक्त सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करे, लेकिन इसमें सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन करना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपनीज को मोरली सही चीज़ें करनी होती है। यह इंश्योर करता है कि कंपनी गलत या अनएथिकल काम नहीं करे, लेकिन कम्युनिटी सर्विस या लाइफ इंप्रूवमेंट करना इसका भी फोकस नहीं है। फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह कैरोल CSR पिरामिड का टॉप लेवल है। ये क्या माना जाता है? टॉप लेवल माना जाता है, और जिसमें कंपनी अपने बिजनेस के साथ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए एक्टिवली काम करती है। इसका फोकस है जैसे कि आपका डोनेशन हो गया, इसका फोकस है चैरिटी, राइट, इसका फोकस है ओवरऑल कम्युनिटी को इम्प्रूव करना। इसको गुड कॉर्पोरेट सिटीजन बनना भी कहते हैं, जिसमें बिजनेस कंट्रीब्यूट करते हैं लाइफ क्वालिटी बनाने में। तो यहाँ सही जवाब है फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोचिए कंपनी अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा हॉस्पिटल या एजुकेशन प्रोजेक्ट में डोनेट करती है, या फिर अंडर प्रिविलेज एरिया में सैनिटेशन प्रोजेक्ट चलाती है। यह कंपनी का फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होता है, जिसमें वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोचती, बल्कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करती है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके सामने सवाल है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बाय एल्बर्ट मेहरबैन व्हाट परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन इज कन्वेड थ्रू बॉडी लैंग्वेज। यानी अल्बर्ट मेहरबैन के सवाल ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि आपके एल्बर्ट मेहरबैन के रिसर्च के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन का कितना परसेंटेज है जो कि कम्युनिकेशन के, देखिए कम्युनिकेशन में दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, जैसे कि एक बॉडी लैंग्वेज हुआ और एक वॉइस टोन हुआ। तो इसका कितना परसेंटेज के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए एक एक ऑप्शन देते हैं, 50%, 40%। यहाँ दिया गया है कि 50% कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से होती है और 40% कम्युनिकेशन वॉइस टोन से होती है। लेकिन यह मेहरबैन के रिसर्च का मेहराबाइन का रिसर्च का फिगर से मैच नहीं करता। फिर कह रहा है दूसरा ऑप्शन में कि मेहरबैन के रिसर्च के मुताबिक टोटल कम्युनिकेशन का 55% हिस्सा बॉडी लैंग्वेज से होता है, यानी हमारे जेस्चर, पोस्चर और एक्सप्रेशन से, और 38% हिस्सा हमारे वॉइस टोन से कन्वे होता है, जिसमें हमारी आवाज़ का पिच, वॉल्यूम और इंटोनेशन शामिल होता है, और बाकी सिर्फ 7% हिस्सा जो है वो हमारे एक्चुअल वर्ड से होता है। ठीक है, तो ये सही जवाब है। 55% हमारा बॉडी लैंग्वेज, 38% हमारा वॉइस टोन और 7% एक्चुअल वर्ड। 60 और 30 भी नहीं होगा, क्योंकि मेहरबैन के रिसर्च के अकॉर्डिंग सही जवाब ये है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? 55 और 38%, राइट। तो सोचिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज निगेटिव है, जैसे आप अपने हाथ फोल्ड करके बैठे हैं या आंखों में कांटेक्ट नहीं रखते, इससे सामने वाले आपके वर्ड के मीनिंग को समझने में डिफ़िकल्टी फील करेगा। इसी तरह अगर आपका टोन र्यूड है, तो चाहे आपका वर्ड पोलाइट हो, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट नेगेटिव होगा। तो आपने क्या देखा कि कम्युनिकेशन के लिए मेहरबैन के रिसर्च के मुताबिक 55% कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से और 38% कम्युनिकेशन जो है वॉइस टोन से होता है, राइट। यही बताया जा रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आपके सामने सवाल है, यह क्वेश्चन बैलेंस स्कोर कार्ड फ्रेमवर्क के 4 मेन पर्सपेक्टिव के बारे में है। अब देखिए ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल फ्रेमवर्क है, बैलेंस स्कोर कार्ड एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल होता है जो बिजनेस को अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करता है। चलिए आपसे पूछा गया है कि ये 4 मेन पर्सपेक्टिव कौन कौन सा है। पहला है लर्निंग एंड ग्रोथ, बिजनेस प्रोसेस, कस्टमर पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल डेटा। तो देखिए बैलेंस स्कोर कार्ड में ये सही जवाब है, 4 पर्सपेक्टिव होते हैं, लर्निंग और ग्रोथ। लर्निंग और ग्रोथ फोकस करता है कि एम्प्लॉय की स्किल, इनोवेशन, ट्रेनिंग पे। बिजनेस प्रोसेस मेजर करता है कि इंटरनल प्रोसेस और ऑपरेशन की एफिशिएंसी कितनी अच्छी है। कस्टमर पर्सपेक्टिव कस्टमर सेटिस्फैक्शन और फीडबैक को ट्रैक करता है, और फाइनेंशियल डेटा कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मेजर होती है। तो ये तो सही जवाब है, बी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट शेयर इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा गया है मार्केट शेयर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 पर्सपेक्टिव में डायरेक्टली शामिल नहीं है, या कस्टमर पर्सपेक्टिव के अंदर इनडायरेक्टली आता है, ठीक है ना। तो उसके बाद ऑप्शन सी कर रहा है इनोवेशन, बिजनेस प्रोसेस, कस्टमर पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल डेटा। देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आप देखेंगे इनोवेशन। देखिए इनोवेशन का एस्पेक्ट लर्निंग और ग्रोथ के अंदर आता है, यह अलग पर्सपेक्टिव है। और फोर्थ ऑप्शन है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, बिजनेस प्रोसेस, कस्टमर पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल डेटा। तो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन का एस्पेक्ट भी लर्निंग और ग्रोथ के अंदर आता है, यह अलग पर्सपेक्टिव नहीं होता। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो सोचिए कि एक कंपनी को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है, इस केस में कंपनी 4 चीज़ों को इवैल्यूएट करेगा। पहला लर्निंग और ग्रोथ, यानी एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कैसा है, क्या ट्रेनिंग या इनोवेशन हो रही है। दूसरा वो देखेगा बिजनेस का प्रोसेस,
क्या कंपनी के इंटरनल प्रोसेसेस एफिशिएंटली चल रहे हैं। फिर उसके बाद वो देखेगा कस्टमर का पर्सपेक्टिव, कस्टमर क्या सोच रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाइड है। फिर वो देखेगा फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, प्रॉफिट और रेवेन्यू कैसा है। तो याद रखिए, लर्निंग और ग्रोथ यानी एम्प्लॉय के इनोवेशन पे फोकस करेगा, बिजनेस प्रोसेस इंटरनल प्रोसेस की एफिशिएंसी मेजर करेगा, कस्टमर पर्सपेक्टिव कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ट्रैक करेगा, और फाइनेंशियल डेटा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करेगा। ये 4 पर्सपेक्टिव बैलेंस स्कोर कार्ड का फाउंडेशन माना जाता है। होपफुली दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आपसे सवाल में हमें यह समझना है कि आउटसाइड इन एचआरएम मॉडल किस चीज़ को एड्रेस करता है। यह मॉडल एचआर के ट्रेडिशनल रोल से अलग है क्योंकि यह एक्सटर्नल फैक्टर को कंसीडर करता है जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। चलिए एक एक ऑप्शन को समझते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। यह इंटरनल मैटर है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एड्रेस किए जाते हैं, लेकिन आउटसाइड इन मॉडल का फोकस इन चीज़ों पर नहीं होता। फिर कह रहा है एक्सटर्नल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, करप्शन, माइग्रेशन, पॉवर्टी, यथ एम्प्लॉयमेंट। देखिए आउटसाइड इन एचआरएम मॉडल जो है ना, इसका मेन फोकस एक्सटर्नल फैक्टर पे होता है। किस पे होता है दोस्तों? एक्सटर्नल फैक्टर पे, राइट, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, करप्शन, माइग्रेशन, पॉवर्टी, यथ एम्प्लॉयमेंट। इस मॉडल के थ्रू एचआर डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटजी और पॉलिसी इन एक्सटर्नल चैलेंज को टैकल करने में मदद करे। ऑप्शन थर्ड कर रहा है इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट मैनेजमेंट। ये भी गलत है, राइट, क्योंकि दोस्तों इंटरनल एचआर फंक्शन है ये सब, और एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये भी हमारा एचआर फंक्शन होता है, राइट, इंटरनल एचआर फंक्शन होता है, तो आउटसाइड इन मॉडल नहीं होगा। तो यहाँ सही जवाब है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी को बहुत सारे कंट्रीज़ में काम करती है, उसको बाहर के फैक्टर जैसे क्लाइमेट चेंज, करप्शन के इफेक्ट पे ध्यान रखना पड़ता है। अगर एचआर डिपार्टमेंट सिर्फ इंटरनल एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन या ट्रेनिंग पे फोकस करेगा तो यह एक्सटर्नल चैलेंजेस को इग्नोर करेगा, तो कंपनी को लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आउटसाइड इन मॉडल इंश्योर करता है कि एचआर का रोल एक्सटर्नल चैलेंज के हिसाब से तैयार हो। तो हमने की पॉइंट्स क्या देखे, क्या क्या मेन चीज़ है? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी आउटसाइड इन मॉडल के पार्ट नहीं होता है। एक्सटर्नल चैलेंज आउटसाइड इन एचआर मॉडल का फोकस एक्सटर्नल इशू पे होता है, हमने ये देखा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि फिंक मॉडल ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट के स्टेजेस के बारे में क्या आपसे सवाल पूछा जा रहा है। फिंक मॉडल क्राइसिस मैनेजमेंट का एक फ्रेमवर्क है जो अलग अलग स्टेजेस को डिफाइन करता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस को मैनेज कर सकती है। पहला कर रहा है प्रोडॉर्मल स्टेज, द फर्स्ट इज प्रोडॉर्मल स्टेज। देखिए यह स्टेज क्राइसिस के पोटेंशियल वार्निंग की या अर्ली से साइन को एड्रेस करता है। इस स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन को अलर्ट होना चाहिए और प्रिपेयर करना चाहिए। फिर आता है हमारा एक्यूट स्टेज। यह वह स्टेज है जब क्राइसिस पीक पर होता है। क्राइसिस कहाँ होता है दोस्तों? पीक पर होता है इस स्टेज में। इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स और एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। यह स्टेज क्रिटिकल है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। फिर आता है हमारा क्रॉनिक स्टेज। तो क्रॉनिक स्टेज क्राइसिस के बाद का टाइम होता है जब ऑर्गेनाइजेशन को उसके कॉन्सिक्वेंस को हैंडल करना होता है, राइट। तो ये किसके बाद आता है दोस्तों? ये क्राइसिस के बाद आता है। क्राइसिस के बाद क्या आता है? हमारा क्रॉनिक आता है, राइट। तो जब ऑर्गेनाइजेशन को उसके कॉन्सिक्वेंस को हैंडल करना होता है, यह एक्सटेंडेड रिस्पांस से होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन इशू को एड्रेस करना शुरू करती है जो क्राइसिस से बने हैं। और आता है फिर फाइनली हमारा रिकवरी स्टेज, यानी टेक्निकली फिंक मॉडल का पार्ट नहीं है। फिंक मॉडल में यह स्टेज डिफाइन नहीं है। इसमें फोकस ज़्यादातर प्रोडॉर्मल, एक्यूट और क्रॉनिक स्टेज का पार्ट होता है। रिकवरी को अलग से ट्रीट किया जा सकता है लेकिन ये फिंक मॉडल का कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या आपसे पूछा गया था? नॉट स्टेज, तो फिंक रिकवरी स्टेज होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ने एक एनवायरनमेंट क्राइसिस फेस किया। कैसा क्राइसिस फेस किया? एनवायरनमेंट क्राइसिस फेस किया। प्रोडॉर्मल स्टेज में उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम को, EWS जिसको बोलते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम को सिस्टम से पोटेंशियल इश्यूज़ का पता लगाया। फिर जब क्राइसिस पीक पर आ गया तो उन्होंने एक्यूट स्टेज में तुरंत एक्शन लिया। उसके बाद क्रॉनिक स्टेज में उन्हें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन और पब्लिक रिलेशन को हैंडल करना पड़ा। लेकिन रिकवरी स्टेज की बात फिंक मॉडल से कंटेक्स्ट में नहीं होती है। एक बार समराइज कर ले फैक्ट को। देखिए प्रोडॉर्मल स्टेज में क्या बताया आपको? EWS अर्ली वार्निंग सिग्नल का एड्रेस करता है। एक्यूट स्टेज क्या करता है? क्राइसिस का जो पीक होता है, राइट, इमीडिएट रिस्पॉन्स का ज़रूरत है। और कॉन्सिक्वेंस क्रॉनिक स्टेज में क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस को मैनेज करना होता है, राइट। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं एज पर फिंक मॉडल। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कस्पर। बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कस्पर के बारे में सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। कस्पर वो लोग होते हैं जो 2 जनरेशन के बीच में हैं और इन दोनों जनरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है एक्सक्लूसिव मिलेनियल बॉर्न फ्रॉम 1977 to 1995।
यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कस्पर सिर्फ मिलेनियल नहीं होते, राइट। कस्पर में ऐसे लोग होते हैं जो जेन एक्स और मिलेनियल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, राइट। दोस्तों, आपको एचआरएम की यदि पिछले 5 साल की पेपर चाहिए तो वो हमारे पास हमारे एचआरएम के कोर्स में अवेलेबल है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर तो आप जानते ही हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको एक दिशा देती है कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से कवर करनी है। तो हमारा 5 साल का पेपर आपका आप हेल्प ले सकते हैं एचआरएम के प्रिपरेशन को और भी सॉलिडिफाई करने के लिए। विशेष जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग दोबारा अपनी ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बॉर्न फ्रॉम 1977 टू 1980 एंड कैन एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मिलेनियल एंड जेन एक्स। कस्पर वो लोग होते हैं जो 1977 से लेकर 1980 के बीच में बॉर्न हुए होते हैं और इनमें मिलेनियल और जेन एक्स दोनों के ट्रेट होते हैं। यह लोग दोनों जनरेशन के ट्रांजिशनल फेज में हैं, राइट। फिर कह रहा है कि ऑल्सो नोन एज इको बूमर्स एंड डिजिटल नेटिव्स बॉर्न फ्रॉम 1977 टू 1995। तो देखिए, यह स्टेटमेंट भी सही नहीं है। इको बूमर्स और डिजिटल नेटिव जनरली मिलेनियल्स के लिए यूज होता है, राइट। और 1981 से लेकर 1996 तक बॉर्न हुए थे, इसलिए यह स्टेटमेंट कस्पर का डेफिनेशन को एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं करता। फिर कह रहा है 1981 टू 1995 एंड हैव डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम मिलेनियल एंड जेन एक्स। तो ये तो साफ गलत है, ठीक है। कस्पर जो है 1977 से लेकर 1980 के बीच में हुआ था, तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? ये वाला जवाब सही है। तो जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है जो कि 1978 में बॉर्न हुआ, उसका अपब्रिंगिंग और एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो जेन एक्स के कुछ ट्रेट को शेयर करता है, जैसे कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़, लेकिन उसके साथ ही वो मिलेनियल के टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ट्रेट को भी अपनाता है। यह पर्सन कस्पर कैटेगरी में आता है। तो की पॉइंट क्या है? कस्पर 1977 से लेकर 1980 के बीच में बॉर्न हुआ। दोनों जनरेशन, एक जनरेशन कौन सा है? एक जनरेशन है हमारा मिलेनियल, दूसरा जनरेशन कौन सा है? हमारा जेन एक्स। तो दोनों जनरेशन के ट्रेड को एग्जिबिट करता है। फिर हमने देखा इको बूमर के बारे में। इको बूमर जो होते हैं वो मिलेनियल के लिए यूज होता है, और नॉट एक्सक्लूसिवली मिलेनियल जो है कस्पर, दोनों जनरेशन के बीच का ब्रिज होता है, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमारा ये पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन, हमने जो 100 क्वेश्चन है सबका कलेक्शन है। आपको यदि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 वीडियो लाऊं तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन पार्ट 2, ताकि मैं आप यदि इंटरेस्टेड होंगे तो मैं पार्ट 2 वीडियो भी लाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अपने वीडियो में, अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के वीडियोज़ के लिए, लाइक करें इस वीडियो को। धन्यवाद।